Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is anti-derivative. और what do we mean by anti-derivative? सबसे पहले हम इसकी definition को discuss करते हैं. By anti-derivative we mean a function, कोई भी function capital F is called an anti-derivative of a function small f on a given open interval if first derivative of capital F is equals to small f. मतलब ये कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है कैपिटल एफ के नाम से, वो एंटी डेरिवेटिव उस वक्त कहलाएगा कि अगर मैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूं तो मुझे रिजल्ट में स्मॉल एफ मिल जाए. लेट सपोज मैं इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल से बात स्टार्ट करता हूँ. लेट सपोज मेरे पास जो है एक कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि लेट से दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3. मैं ये कहूंगा कि ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स और एक इसके साथ साथ एक स्मॉल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जो कि मुझे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है. तो मैं ये कहूंगा कि ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, दिस कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज बेसिकली एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ. क्यों कहलाएगा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमने ऊपर डिस्कस किया, अगर मैं इस का फर्स्ट डेरिवेटिव लूं, जो कैपिटल एफ है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूं, आई विल गेट एक्स स्क्वायर. और एक्स स्क्वायर बेसिकली क्या है? स्मॉल एफ ऑफ एक्स. तो मेरे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स को इसलिए मैं एंटी डेरिवेटिव का नाम दे सकता हूँ. तो ये यानी कि एंटी डेरिवेटिव मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि जिस तरह से आप लोग एंटी डेरिवेटिव को समझने के लिए आप इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप लेते थे या एंटी लॉग लेते थे. एंटी लॉग भी एक तरीके से आपका लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उसका इनवर्स फंक्शन होता है. तो मतलब एंटी मतलब होता है कि आप जिस तरह वायरस होता है उसका एक एंटी वायरस होता है, मतलब उसके एक तोड़ के लिए जो चीज होती है उसको यूज किया जाता था, उसको यूज किया जाता है एंटी के सेंस में. तो इधर डेरिवेटिव का यानी कि अपोजिट जो है एंटोनियम आप समझ ले, डेरिवेटिव का अपोजिट है ये. तो इसलिए हम इसका नाम एंटी डेरिवेटिव का नाम दिया. तो इस बात को फर्दर इस पर समझने के लिए इसके ऊपर फर्दर कुछ डिस्कशन हम करते हैं. तो इस पे फर्दर डिस्कशन ये है कि हमारे पास लेट सपोज कोई कैपिटल एफ ऑफ एक्स. देखिए एक बात ने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात तो समझ में आ गई कि डेफिनेशन ये कहती है. देखिए आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि बाय कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव या टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन में, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब भी कोई फंक्शन अगर आपको दिया जाए तो अगर आप उसका डेरिवेटिव लेते हो तो कांस्टेंट अगर उस फंक्शन में मौजूद होता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है. तो यानी कि आप जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो तो उसमें कांस्टेंट किसी ना किसी तरह से खत्म हो जाता है. तो यानी कि एंटी डेरिवेटिव आप जब ले रहे हैं यानी कि आप उसका रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं और रिवर्स प्रोसेस करके आप वापस फंक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं. एंटी डेरिवेटिव में हम वापस फंक्शन निकाल रहे हैं जो कि डेरिवेटिव होके खत्म हो गया था, तो हम उसको इंटीग्रेट या एंटी डेरिवेटिव लेके उसको वापस वो फंक्शन लाने की कोशिश करते हैं. तो यानी कि हमें पता है कि जब वो डेरिवेटिव ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो उसमें यकीनन कोई कांस्टेंट था जो कि उसके अंदर रिमूव हो जाता है. तो हम उसलिए ये करते हैं कि जब भी आप किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालो तो उसमें एक सी को ऐड कर दो. एक सी के नाम से कांस्टेंट है जिसको यूजुअली हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं. इसको आप ऐड कर दें जब भी किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकाले. तो यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे मैंने अभी अब एग्जांपल जो आपसे डिस्कस की, मैंने आपसे कहा कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है ये गिवन एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट 4 लेट से, या कोई और कांस्टेंट माइट बी 4 की जगह कोई भी कांस्टेंट आ जाए, तो ये भी इस गिवन फंक्शन का क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम. थ्योरम के मकसद यही है थ्योरम का कि आपका जब फंक्शन का डेरिवेटिव निकला हुआ है तो उसमें कांस्टेंट रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से जब आप उसका एंटी डेरिवेटिव लोगे तो उसमें आप एक कांस्टेंट को ऐड करोगे टू मेक इट पॉसिबल कि मतलब जो लेते में कांस्टेंट खत्म हुआ तो वो वापस हमें अच्छा जनाब. तो बात ये यानी कि हमने जो डिस्कशन की उसको फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं. अब हम यहाँ से इनडेफिनेट इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं.
यूजुअली हम ये कहते हैं कि जब भी आपका अगर कोई फंक्शन दे दिया जाए, यानी कि अभी हमने जो डिस्कशन की उसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो अगर आप दोनों साइड पे मतलब ये डी बाई डी एक्स का साइन को खत्म करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक नोटेशन इंट्रोड्यूस की जाती है, जिसको हम इंटीग्रल नोटेशन भी कहते हैं। और एक बार मैं बता दूं कि आप जब भी जिस प्रोसेस को यूज करके फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकाल लें, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएटिंग, सॉरी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन, या उस प्रोसेस को हम यूजुअली लोग इसको इंटीग्रेशन का नाम दे रहे होते हैं। तो ये एंटी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जो है हमारा, ये हमारा टॉपिक है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब भी कुछ इसी तरह का कि इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट इसमें यही आता है कि अगर आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो कि ऑलरेडी डेरिवेटिव निकला हुआ है किसी फंक्शन का, वो आपके पास मौजूद है। लेट्स मी राइट इट। हमने अभी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये पढ़ा है कि डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स आप जब ले रहे हो तो आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स में वापस मिल जाता है। तो अगर यानी कि मेरे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन के डेरिवेटिव से वापस जो मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन था वो मुझे मिल जाए। तो इस प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से आप वापस फंक्शन को लेके आते हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन या एंटी डिफरेंशिएशन। तो हम ये काम करते किस तरह से, इंटीग्रेशन के थ्रू करते हैं। और इंटीग्रल की नोटेशन जो है वो कुछ इस तरह से होती है कि इंटीग्रल, ये जो सिंबल है बेसिकली एस से निकला हुआ है, सम के उससे निकला हुआ है। ये सम कैसे है ये चीज हम आगे जाके इंशाल्लाह जब हमारा टॉपिक आएगा रिमेन सम का या एरिया एज डेफिनेट इंटीग्रल्स जब टॉपिक आएगा, तो उस वक्त हम देखेंगे ये सम कैसे है। तो यानी कि ये चीज टॉपिक है, हमने ये पढ़ा कि भाई इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स जो है, यहाँ से हमें वापस फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी मिल जाता है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कहलाता है। और ये जो मैंने राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे जो ये बातें लिखी हुई है, यानी कि ये जो सारी मेरे पास चीज है, दिस चीज ये जो मेरे पास है, ये कहलाती है इंटीग्रल की नोटेशन है। दिस थिंग इज कॉल्ड इंटीग्रल नोटेशन। तो अच्छा, ये इंटीग्रल की नोटेशन है। और जिस फंक्शन में थोड़ा सा इसके ऊपर फर्दर बात कर लूं, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, यानी कि आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, स्मॉल एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा रहा होता है, उसको हम कहते हैं इंटीग्रैंड का नाम देते हैं। और ये इंटीग्रैंड बेसिकली कोई फंक्शन है, उसका ऑलरेडी डेरिवेटिव कैलकुलेटेड है, उसको वापस फंक्शन बनाने के लिए हम एक प्रोसेस से गुजारते हैं, इंटीग्रेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, सो दैट वी गेट ओरिजिनल फंक्शन बैक। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि इंटीग्रल के साइंस के साथ ये dx लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है, ये आपको उसमें समझ में आएगी बात, जब आप रिमेन सम का या एरिया एज डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें बात समझ में आएगी। एनीवे, अभी फिलहाल इतना ही समझ लें कि ये नोटेशन है, इसकी नोटेशन कंप्लीट उस वक्त ही होगी कि इंटीग्रल के साइन के साथ फंक्शन के बाद dx का साइन लगाना जरूरी है। अच्छा, एक बात, जिस तरह से आप लिमिट्स में बात करते रहे हो और डिफरेंशिएशन में भी बात करते रहे हो, कि जब भी आप किसी भी फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हो या फिर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकाले जाते हैं। तो इसको भी हम ये कहेंगे कि यहाँ पे आपने क्या किया हुआ, यहाँ पे बेसिकली हम ये कहेंगे कि इसको इंटीग्रेट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इंटीग्रेट किया हुआ। व्हाट इज एक्स? एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हेयर। ये हमारे पास तो ये कुछ चीजें थी जो कि हमें नोटेशन वाइज समझना जरूरी है। और अगर मैं एक काम ये करूं कि जस्ट टू चेक माय आंसर कि मेरा आंसर सही आएगा नहीं, अगरचे हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इस चीज को बार बार आंसर चेक करें, लेकिन जिस तरह से कॉन्सेप्ट से हमें बात समझ में आ रही है कि अगर मैं जो इंटीग्रल मैंने निकाला है, इस इंटीग्रल का अगर मैं दोबारा से डेरिवेटिव निकाल लूं, तो वापस डेरिवेटिव लेने के बाद मुझे वापस क्या चीज मिल जाएगी? मुझे स्मॉल एफ ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे मुझे वापस मिल जाएगा, यानी कि एक तरीके से एफ प्राइम ऑफ एक्स मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मेरे पास जो है इनडेफिनेट इंटीग्रल। एक बात और यहाँ से हमें पता चल रही है कि ये जो आपका स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल है, ये बेसिकली ऐसे लिखी हुई है ये बात ऑलरेडी, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स
प्लस सी के इक्वल है। तो ये बात वैसे ऑलरेडी लिखी हुई है। तो खैर एनीवे ये हमारे पास कुछ चीजें थी। अब मैं इसको फर्दर इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करते हैं हम। हम जो है अब इसकी कुछ ऊपर फर्दर डिस्कशन करने के ओके फर्दर डिस्कशन हमारी ये है कि अब कुछ फॉर्मूला लिस्ट है। जिस तरह से डिफरेंशिएशन आपने पढ़ी थी, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपने उसके कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था और टेक्निक्स ऑफ डेरिवेटिव को डिस्कस किया था। उसको टेक्निक्स को डिस्कस करने के लिए हमने 3 से 4 लेक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स डिस्कस की थी। तो यहाँ पे भी हमारे पास सबसे पहले तो हमें ये बात डिस्कस करनी है कि इंटीग्रेशन करने के पहले तो बात है रूल्स हमें पता होने चाहिए और इसके वेरियस फार्मूलास हैं वो क्या होते हैं। तो इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो ये दो रूल्स जो हैं नंबर 1 नंबर 2 के नाम से जो आपके पास स्क्रीन पे सामने आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। आपको सबसे पहले तो इन दो रूल्स के बारे में समझ में आना चाहिए कि ये दो रूल्स हैं क्या बेसिकली। तो सबसे पहला रूल तो ये है हमारे पास के सबसे पहला रूल तो हमारे पास ये कहता है कि अगर आपके पास कभी भी एंटी डेरिवेटिव आप जब निकाल रहे हो तो एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए या इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले जो चीज है वो हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी फंक्शन से कांस्टेंट अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस कांस्टेंट के साथ करना क्या है। तो जस्ट लाइक डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट कभी कोफिशिएंट के तौर पे लिखा हुआ है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के साइन से बाहर निकाल देते थे और बाकी रिमेनिंग फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लेते थे। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर आपके पास कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस कांस्टेंट को आप इंटीग्रल के साइन से बाहर निकाल दीजिए। ये इंटीग्रल साइन कहलाते हैं, वी हैव डिस्कस। इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल दीजिए और बाकी रिमेनिंग फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है। और अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो, ऐड मीन सब्ट्रैक्शन भी हम इसमें लिख लेते हैं, प्लस हो माइनस दोनों चीज। दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो तो इसका इंटीग्रल निकालना ऐसे ही है कि दोनों फंक्शंस का अलग अलग इंटीग्रल निकाल के उसको ऐड कर दे। बाकी अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो फिर उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक अलग पूरी डिटेल है, हम उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे आगे के लेक्चर्स में इंशाल्लाह। फिलहाल अभी हमने दो रूल्स के ऊपर ही फोकस करना है। ये दो रूल्स हमें पता होने चाहिए। बाकी हमारे पास वेरियस फार्मूलास हैं। उन फार्मूलास में किस तरह से इंटीग्रल करना है और क्या फार्मूलास हैं। जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन जिस तरह मैं आपसे कहता था, ये फार्मूलास अगर आपको टिप्स के ऊपर याद हो तो इट इज वेल एंड गुड और मतलब आपको फिर आगे बातों को समझने में भी आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले अगर आप फार्मूलाज देखें तो हमारे पास वेरियस फार्मूलाज हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना हो यानी कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रल अगर निकालना हो तो ये सिंपल पावर में एक इजाफा हो जाता है, डिवाइड में पावर में भी एक इजाफा ओके। मतलब एक्स की पावर 2 लिखी हुई है तो एक्स की पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 कर दे। और प्लस सी कैसे आया वो अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो अभी हमने डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग हमें जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे तो प्लस सी हमें आगे लगाना है। इसी तरह से अगर मेरे पास 1/u का या 1/x का इंटीग्रल निकालना हो तो 1/x का इंटीग्रल से सिंपली ln x प्लस सी होता है। कॉस का इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल और बाकी टेंजेंट जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका इंटीग्रल क्या होता है। ये सारे आपको पता होने जरूरी हैं। ये सारे फॉर्मूला की लिस्ट है। मैं अभी तो फिलहाल आपको सिर्फ जस्ट शो कर रहा हूँ, आपको ये बहरहाल बाद में प्रोवाइड मैं कर दूंगा। इन फॉर्मूलाज की लिस्ट को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग को बाद में परेशानी ना हो। मतलब ये पूरे इंटीग्रेशन अगर आप चाहते हो अच्छी समझ में आ जाए और आपको कभी भी कोई सवाल करो तो कभी प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये कि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज की लिस्ट अगर आपको सही से जहन में बैठी भी हो तो दिस इज वेल एंड गुड। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है यानी कि e की पावर u का इंटीग्रल या a की पावर x का इंटीग्रल ये कैसे निकाला जाता है। ये सारी चीजें हमारे पास इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा और भी हमारे पास वेरियस फंक्शंस हैं, उनका इंटीग्रेशंस के फॉर्मूलास हैं, ये आपको टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए। तो ये हमारे पास तो एक चीज है फॉर्मूला लिस्ट जो कि हमें इसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इंटीग्रेशन की कुछ। लेट्स सपोज आई वांट टू कैलकुलेट
sorry, system problem थी. So for example, I want to evaluate the, मैं दो एग्जांपल इसमें आपको देता हूँ बस, सिंपल से, बिकॉज ये चीजें हम आप समझ लें कि अब इंटीग्रेशन के टॉपिक्स हमारे पास काफी सारी चीजें आएंगी. लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसका इंटीग्रल निकालें 4√x प्लस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x का इंटीग्रल. मैं आपसे कहता हूँ कि ये इंटीग्रल फाइंड कीजिए. By the rules of difference integration, sorry, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपसे ये डिस्कस किया था कि अगर कभी कोई कांस्टेंट या कोफिशिएंट के तौर पे लिखा हुआ किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको इंटीग्रल के साइन से बाहर निकाला जा सकता है. और ये जो अंडर रूट एक्स है ये ऐसे ही है जैसे एक्स की पावर हाफ लिखा हुआ dx, और प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. तो कॉस अपॉन साइन वी नो दिस इज इक्वल्स टू कॉट एक्स, और 1/sin, एक 1/sin, दो साइन है ना नीचे डिनोमिनेटर में, तो एक 1/sin को मैं कोसेक एक्स लिख देता हूँ, और एक cos अपॉन साइन को मैं कॉट एक्स लिख सकता हूँ, कॉट एक्स dx. तो मेरे पास ये हो गया. अब जो अगर मैं इसमें फर्स्ट इंटीग्रल को एवलुएट करने की बात करूं तो इसमें जो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, फॉर्मूला मैंने कहा था कि x की पावर n का फॉर्मूला अगर आपको एवलुएट करना है तो x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 होता है. तो यानी कि ये हो जाएगा 4x की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ और प्लस 1. और ये हो गया. इसी तरह से कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के फॉर्मूले की अगर बात करें तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर आप फॉर्मूला रिकॉल करें, उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो डेरिवेटिव के वेरियस फॉर्मूलास शो किए थे, उसमें कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है माइनस कोसेक एक्स इसका फॉर्मूला होता है. अगर मैं इसका इंटीग्रल निकालूं तो ये आएगा माइनस कोसेक एक्स. चाहे तो इसको एक साथ ही माइनस कर दें, बार बार इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं. तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी. ये मैंने कैसे निकाला, बिकॉज कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रल है ये बराबर होता है माइनस कोसेक एक्स के बराबर होता है. ये मैंने निकाली. अच्छा, अब जो है बाकी अब कुछ भी खास नहीं है. इंटीग्रेशन आपको असल में करनी थी, इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी थी. वो यहाँ पे आप कर चुके हो इंटीग्रेशन. बस आपका मैक्सिमम ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय अगेन 3/2 और माइनस कोसेक एक्स प्लस सी. ये 2 आप ऊपर ले जाए 2 8/3 और x की पावर 3/2 माइनस कोसेक एक्स प्लस सी. दिस इज योर फाइनल आंसर. सो फॉर योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अगर आप इसका जो फाइनल आंसर आया इसको आप दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा. ये सारी डिस्कशन हम ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं. एक एग्जांपल इसकी और ले लेते हैं. एग्जाम्पल मैं इसकी ये लेता हूँ कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि एवोल्यूट कीजिए एक इंटीग्रल मैं आपको देता हूँ 3x की पावर 6 माइनस x की पावर 2 प्लस 5 dx. ये इंटीग्रल निकालना है तो अकॉर्डिंग टू डिस्कशन जो हमने रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे रूल अप्लाई करूँ तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है कोफिशिएंट के तौर पे, तो ये 3 साइन से बाहर आ जाएगा इंटीग्रल साइन से, और माइनस 6 एक्स की पावर 6 और माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, और प्लस 5 इज अगेन अ कांस्टेंट, तो सिर्फ और सिर्फ dx बचेगा. ये dx लेकिन सिर्फ dx लिखना ऐसे ही है जैसे x की पावर 0 भी साथ है, बिकॉज x की पावर 0 1 होता है, और dx सिर्फ लिखना ऐसे ही है जैसे 1 लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको x की पावर 0 लिख दिया. क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली एक फॉर्मूला आई नो डेट कि x की पावर n का इंटीग्रल अगर आपको निकालना हो तो वो इंटीग्रल होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1. जब आप इसका इंटीग्रल निकालोगे तो ये 3 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा. देन आपका ये x की पावर 6 है तो x की पावर 6+1 यानी कि x की पावर 7 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपको मतलब 6+1 डिवाइड में भी 7 हो जाएगा, माइनस यहाँ एज इट इज देन x की पावर क्यूब हो जाएगा 2+1 इज क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और x की पावर 0+1 तो ये 0+1 यानी कि सिर्फ x आ जाएगा,
x की पावर 0 प्लस 1 का मतलब x की पावर 1, तो डिवाइड बाय 1 लिखे ना लिखे की बात है, वी नो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो ये हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल सॉल्व की एंटी डेरिवेटिव को समझने के लिए। अच्छा जनाब, तो हमारे पास ये एक और एक मेथड है, मतलब एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मतलब एक खास तरह के इंटीग्रल्स हैं, उसमें हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली ये समझ लें कि ये फ्रॉम चेन रूल, उसी से मोटिवेट होके ये सब्स्टिट्यूशन मेथड को ड्राइव किया गया। अगर आप रिकॉल करें, हमने जो चेन रूल को डिस्कस किया, वो चेन रूल हमसे ये कहता है कि अगर आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे अगर आप निकालना चाह रहे हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं, सो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, वी नो। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आप ये करोगे कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला जाता है, देन आप जो है इसके साथ फिर जी प्राइम ऑफ एक्स को कैलकुलेट करते हैं। ये बेसिकली हमारा जो चेन रूल है वो कुछ इस तरह की हमसे इंफॉर्मेशन देता है कि आपको अगर भी जब भी आपको इंटीग्रल निकालना, सॉरी डेरिवेटिव निकालना हो किसी कंपोजिट फंक्शन का, तो आप इस मेथड से उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं एक काम ये करता हूँ कि जैसे हमने डेरिवेटिव निकाल लें, चूंकि एंटी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकाल लें, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने नोटेशन यूज की है स्मॉल एफ की, तो मैं उसको कैपिटल एफ बना देता हूँ, ताकि हमें आगे जाके थोड़ा सा इसको समझने में आसानी हो। अच्छा, ये चीज हो गई। अच्छा, अगर ये ऑफ एक्स, यानी कि मेरे पास ये जो पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल ऑफ निकालना चाह रहे हैं, मतलब सेम इसी बात को अगर मैं इंटीग्रल की फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, तो मैं ये चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास ये जो बात लिखी है कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि ये हो जाएगा, तो मतलब ये कि अगर आप लेफ्ट साइड की बात करें और राइट साइड की बात करें, तो मैं इसी चीज को लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल ऑफ एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, ये बेसिकली इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस सी के। ये बेसिकली ये कहाँ से ये चीज बनी है, बेसिकली चेन रूल से ये चीज आई है। और अगर मैं यहाँ पे एक काम ये करूँ कि मुझे एक बात जो क्लियरली समझ में आ रही है कि ये एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, जैसे हमने ऊपर एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने ये बात पढ़ी है कि कैपिटल एफ प्राइम जो है ये स्मॉल एफ के इक्वल होता है। तो मैं अगर इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज कर लूँ, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स और डी एक्स, और इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस सी के। ये आप बेसिकली इस तरह की चीज का डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं, तो सॉरी इंटीग्रल निकालना चाह रहे हैं। असल में वो डेरिवेटिव का टॉपिक अभी खत्म हुआ है, तो अभी तक जबान पे डेरिवेटिव की चढ़ा हुआ है। एनीवे, अभी इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में जो है हम अगर इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रल निकालना चाह रहे हैं, एक फंक्शन है उसके अंदर एक और फंक्शन मौजूद है, तो ये फॉर्मूला हमसे ये कहता है कि अंदर वाले फंक्शन का साथ में अगर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उसका इंटीग्रल डायरेक्टली लिख सकते हैं। या हम इसको यूजुअली इस तरह से भी कहते हैं कि ये जो अंदर वाला फंक्शन है आप उसको यूज कर लो, यानी कि लेट सपोज कर लो कि ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये यू के इक्वल है। सो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसका डिफरेंशियल ले लूं, हमने डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डिफरेंशियल लूं तो ये हो जाएगा डी यू इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की। वॉट आई विल गेट इज दैट कि ये जो मेरे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ये एफ ऑफ यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स की जगह पे मैं डी यू लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ यू प्लस सी के। अब ये मेरे पास आंसर जो आएगा वो इन टर्म्स ऑफ यू आएगा, तो बाय यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ से एक्स की यू की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे सपोज की हुई है
उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स में फाइनली बाद में आंसर निकाल लूंगा। तो दिस इज योर इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसका तरीकेकार हमने बस आप अगर आप ये जो मेरे पास मेनली ये वाली जो चीज है, इससे आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट, इसको अगर आप बड़ा, आपको कोई भी सवाल है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका अंदर वाला जो फंक्शन है उसको आप जी ऑफ एक्स, उसका साथ में अगर डेरिवेटिव मौजूद है, या दूसरे लफ्जों में जो अंदर वाला फंक्शन है उसको आप सपोज कर लीजिए उसकी जगह पे एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो ये कहलाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये यू जो है, ये व्हाट इज यू हेयर, यू इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब कोई फंक्शन है एक्स का, वेरिएबल ये, और ये फंक्शन है एक्स का। तो दिस इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, तो ये हमारे पास जो हमने वैसे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कैसे करना है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लें तो हमारी वर्किंग थोड़ी सी और इजी हो जाएगी। तो इसके स्टेप्स जो मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया है कि आपको यू क्या सपोज करना है, असल बात ये होती है कि अगर आपने ये समझ लिया ना कि आपको सपोज क्या करना है, तो आप ये समझ लें कि आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ गए। अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि सपोज क्या करना है, उल्टी सीधी चीजें आप सपोज कर रहे हैं, तो आप जो है मुश्किल में, मतलब आप फिर जो है ये सवाल सॉल्व नहीं कर सकेंगे। मैंने आपको तरीका बताया कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसको सपोज करना है, हमेशा याद रखें। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में जो अंदर वाला फंक्शन यानी कि कौन सा होगा, जी ऑफ एक्स, ये अंदर वाला फंक्शन है, इसको आपको सपोज करना है। देन उसके बाद जब आप ये सपोज कर लें, उसके बाद आप यूजुअली हमें एक जरूरत पड़ती है फाइनल स्टेप के लिए, आप u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकली हुई है, तो आप स्टेप 2 में x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u निकाल लें। उसके बाद जो है आप एक डेरिवेटिव निकाल लें u का, यानी कि डिफरेंशियल निकाल लें। और उसके बाद जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में आप ये सब्स्टिट्यूशंस को यूज कर लें, जहां जहां जी ऑफ एक्स लिखा हुआ उसकी जगह पे u रख दें। और अगर आपको इसके अलावा कोई और x नजर आ रहा है, तो आपने स्टेप 2 में जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u निकालिए, वो पुट कर दीजिए, और जो आपका डेरिवेटिव निकला हुआ है डी जी प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, उसकी जगह पे डी यू पुट कर दे, देन सॉल्व दिस इंटीग्रल, और आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो इन टर्म्स ऑफ यू आएगा। और हमें आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स वापस, तो स्टेप 1 में जो सपोजिशन यूज की थी, तो उसको बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करके वापस हम जो है एक्स की फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये बातें तो मैंने आपको वर्बली समझा दी हैं, पूरे स्टेप्स वगैरह, लेकिन ये कैसे है इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं कोई, ताकि आपको बात सही से समझ में आए कि करना क्या है, किस तरह। ओके, मेरे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ मुझे मुझसे कहा गया है कि आप इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स निकालें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे मैंने आपसे कहा है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में के अंदर वाले फंक्शन को सपोज किया जाता है, तो व्हाट इज इसको आप किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। तो अगर मैं ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसको साइन एक्स की पावर हाफ, साइन एक्स की पावर सॉरी होल पावर 2 कर दूं, तो ये काम भी किया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि अंदर वाले फंक्शन को सपोज किया जाएगा, तो इसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि अंदर वाला फंक्शन पावर 2 के जो चीज अंदर है, वो आपका ये अंदर वाला फंक्शन कहलाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यानी कि मैं इसमें u सपोज करूंगा, साइन x को मैं इसमें u सपोज करूंगा, और फिर इसका साथ साथ स्टेप नंबर 1 में इसका साथ साथ डिफरेंशियल भी निकाला जाता है। और वी नो साइन x का डेरिवेटिव इज cos x इंटू डी एक्स। अच्छा, अब वैसे अगर से इसमें क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, स्टेप 2 की कभी कभार जरूरत पड़ती है। वो ये कि अगर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u निकाली जाएगी, तो डेट विल बी साइन इनवर्स ऑफ u। तो एनीवे मैं अगर एक काम ये करूं कि मेरे पास जो चीज है, मेरे पास लिखा हुआ साइन x की पावर 2 इंटू कॉस एक्स डी एक्स।
इसकी जगह पे अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह पे मैं सब्स्टिट्यूशंस यूज करना शुरू करता हूँ। मेरे पास सबसे पहले साइन एक्स की जगह पे क्या पुट किया जाएगा, यू पुट कर दिया जाएगा पावर टू एज इट इज इनटू कॉस एक्स डीएक्स की जगह पे, यहाँ पे कॉस एक्स डीएक्स की जगह पे यू कैन क्लियरली सी दैट हियर वी हैव डी यू। तो यहाँ पे क्लियरली एक इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है एक्स की पावर एन वाला, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यू की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस सी। अच्छा, अब जो है मैं फर्दर बाकी का काम जो है इसी के सामने यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं, ताकि के सामने ही रहेगी सारी चीजें। अब जो है मैं काम ये कर सकता हूँ कि यू आंसर मतलब इंटीग्रेट करना था, वो इंटीग्रेट हो चुका है, लेकिन आंसर मुझे इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए, बिकॉज सवाल भी एक्स की फॉर्म में, तो आंसर भी एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। सो आपने यू जो सपोज किया था वो साइन सपोज किया था, तो ये आ गया साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, ये तो खैर मैंने कुछ स्टेप्स बढ़ा के किया है काम। जो लोग थोड़े से मैथ्स में जिनकी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, तो जैसे मैंने ऊपर डिस्कशन की थी कि होना ये चाहिए, जो मैंने अभी ऊपर आपको कुछ बातें दिखाई थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे कहा था कि होना ये चाहिए, ये जो रेड बॉक्स रेक्टेंगल के अंदर आपको चीज लिखी हुई है, होना ये चाहिए कि जो अंदर वाला फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना अगर, तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एफ का आप इंटीग्रल निकाल लो, बस ये काम करें, और अंदर वाला फंक्शन रिमेन्स एज इट इज रहेगा, बस ये साथ में डेरिवेटिव होना जरूरी है। तो अगर आप इसमें भी देखो, ये जो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मेरे पास अंदर वाला फंक्शन साइन एक्स है, साइन एक्स का साथ में बस डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, तो साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है कॉस एक्स, तो आप सिर्फ अंदर वाले फंक्शन का इंटीग्रल निकालो, वो क्या है, साइन पावर वाला फॉर्मूला लगा दें, साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कर। अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आ रही बात, तो ये पूरा ये उन लोग के लिए, और अगर डायरेक्ट समझ में आ रही है बात के पास साथ में डेरिवेटिव मौजूद था, तो जस्ट पावर का वाला फॉर्मूला इंटीग्रल का वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया, लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जांपल। तो वन मोर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि यू रिक्वायर्ड इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 1, इसका इंटीग्रल निकालें। तो इसका इंटीग्रल निकालने के लिए जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इधर अंदर वाला फंक्शन हमें कैसे पता चलेगा, अंदर वाला फंक्शन क्या है, बहुत आसान है। ये e की पावर ऐसे ही है जैसे एक्सपोनेंशियल ऑफ समथिंग, तो ये आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो पावर में चीज लिखी है, इसको आप सपोज कर सकते हैं u के बराबर, ये आपका g ऑफ x वाला रोल प्ले कर रहा है। तो यानी कि u जो है, मैं इस केस में g ऑफ x जो ले रहा हूँ वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को लूंगा, और अगर मैं यहाँ से इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करूंगा, व्हाट आई विल गेट इज 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से फाइनली इसका e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इंटू 2x माइनस 1 डी एक्स, इसमें अगर इसको सॉल्व करें, तो ये मेरे पास e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे u आ जाएगा, और 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स की जगह पे डी यू आ जाएगा। सो इन e की पावर का इंटीग्रल हमें पता है, e की पावर u वापस आ जाता है, और आंसर u की फॉर्म में नहीं चाहिए, वापस x की फॉर्म में चाहिए, तो u जो सपोज किया उसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की मैंने 2 एग्जांपल सॉल्व किए हैं। तो और बस जाते जाते मैं आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करूंगा। बस जाते जाते वही बात बोलूंगा जो मैं हर लेक्चर के एंड में आप लोग से पहले बोलता रहा हूँ, कि प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आपको इसमें मैक्सिमम पॉसिबल जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो वो सॉल्व कीजिए, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि ये वाले कुछ रही है इंटीग्रेशन की, लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसी है इंटीग्रेशन की जो बहुत ज्यादा यूज होती है, काफी सारे ज्यादातर सवाल इन्हीं टेक्निक्स को यूज करके हो जाते हैं सॉल्व। तो उसमें से एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, और भी है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें से एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो कोशिश कीजिए कि बिफोर नेक्स्ट क्लास मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, ताकि हम आगे के टॉपिक्स को स्मूथली कर सकें, आपको स्मूथली वो चीजें समझ में आए। तो फिलहाल मैं आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करता हूँ।
दैट्स ऑल फॉर टुडे।